इकोलाई को बहुत जनरेशन्स तक ग्रो कराया एक मीडियम पे NH4Cl मीडियम, अमोनियम क्लोराइड मीडियम, जिसमें इन्होंने नाइट्रोजन का सोर्स लिया N15। N15 इज़ द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नॉर्मली जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन वो होता है N40। Cl मीडियम में ग्रो कराया इकोलाई को। तो इसके अंदर जो भी DNA था उसमें जितना भी नाइट्रोजन था वो रिप्लेस हो गया N15 में, मींस कि हैवी नाइट्रोजन से रिप्लेस हो गया। इसीलिए जो अब DNA इनमें प्रेजेंट था इन इकोलाई बैक्टीरियाज में वो कैसा था, उसकी डेंसिटी हायर थी फ्रॉम द नॉर्मल DNA। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब उन बैक्टीरियाज को ग्रो कराया नॉर्मल मीडियम में, नॉर्मल नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में, जिसमें N14 उन्होंने लिया एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन और सेम अमोनियम क्लोराइड मीडियम था। तो जब इन्होंने इस पर ग्रो कराया, इसके बाद इन्होंने हर जनरेशन पे मीन्स एवरी 20 मिनट्स में, क्योंकि इकोलाई हर 20 मिनट्स में रेप्लिकेट करता है और डिवाइड करता है, तो हर 20 मिनट्स में इन्होंने सैंपल्स लिए और उन सैंपल्स की फिर डेंसिटी की स्टडी की। डेंसिटी की स्टडी करने के लिए इन्होंने एक मीडियम लिया था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम, और जो प्रोसेस इन्होंने डेंसिटी की मेजर करने के लिए यूज़ की थी वो थी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में हम हाई स्पीड पे रन कराते हैं सैंपल्स को और डेंसिटी के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट आउट करते हैं। एवरी 20 मिनट्स में ये सैंपल लेते थे बैक्टीरियाज का, उसमें DNA चेक करते थे और उसके बाद उसकी डेंसिटी को मेजर करते थे। और उसके बाद हर जनरेशन में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डेंसिटी है DNA की वो चेंज हो रही है, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो DNA का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ किया ये हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो डायग्राम में सबसे पहला वाला जो पिक्चर गिवन है उसमें क्या है कि जो DNA है उसमें दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो N15 कंटेनिंग है, क्योंकि इन्होंने अमोनियम क्लोराइड मीडियम पे ग्रो कराया था इकोलाई बैक्टीरियाज को, जिसमें N15 था सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जितना भी DNA है उसमें सिर्फ N15 प्रेजेंट होगा। उसके बाद 20 मिनट्स के बाद इन्होंने क्या देखा कि जब बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई किया, DNA रेप्लिकेशन किया, तो हमें जो वॉटसन और क्रिक ने सजेस्ट किया था उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि दोनों जो पेरेंटल DNA है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और उस पर फिर नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। तो इसमें जो दो पेरेंटल DNA N15 वो सेपरेट आउट होंगे और उसमें नए जो स्ट्रैंड बनेंगे वो N14 कंटेनिंग होंगे। तो हमें जो DNA स्ट्रैंड्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स कि उसमें एक स्ट्रैंड N15 वाला होगा और एक N14 वाला। तो सेम सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में भी हमें क्या होगा, बीच एक बैंड मिलेगा जो इंटरमीडिएट डेंसिटी कैरी करेगा, ना उसकी डेंसिटी हाई होगी ना लो होगी, क्योंकि उसमें दोनों स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है। फिर 40 मिनट्स बाद यानी सेकंड जनरेशन में जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखा कि सेम वही है कि चारों स्ट्रैंड्स हैं वो पहले सेपरेट आउट होंगे क्योंकि रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है, और उस पर जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो सारे के सारे N14 कंटेनिंग होंगे। तो हमें जो चारों स्ट्रैंड्स मिले उसमें से हमें दो तो हाइब्रिड मिले और दो कैसे मिले, N14 कंटेनिंग ओनली। तो हमें दो बैंड मिले नीचे सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में, एक तो हमें इंटरमीडिएट हाइब्रिड वाला मिला और एक हमें कैसा मिला, N14 यानी कि लाइट डेंसिटी वाला। तो इस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि जो DNA रेप्लिकेशन है वो कैसा होता है,